जय हिंद छात्रों, एक बार फिर से मैं अनुज श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल जी की आर्ट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम नागरिकता लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले नागरिकता के पार्ट 1 वाली वीडियो को मैं अपलोड किया था तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपका मिला। आज हम इसी नागरिकता के पार्ट 2 को अपलोड करेंगे। हालांकि कुछ छात्रों का बीच में कमेंट भी रहा है कि सर आप कृषि बिल पर भी एक वीडियो को अपलोड कीजिए, और कुछ छात्रों ने यह भी कमेंट किया है कि लव जिहाद पर भी अगर एक वीडियो बन जाता तो बहुत बेहतर होता। तो छात्रों, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप सभी के डिमांड पर मैं निश्चित रूप से कृषि बिल पर भी और लव जिहाद पर भी एक वीडियो को अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले जो नागरिकता का मैंने कंसेप्ट शुरू में आपको बताया था, जब पार्ट 1 वाली वीडियो को मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि नागरिकता से संबंधित मैं 3 पार्ट अपलोड करूंगा, जिसमें पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो आज मैं दूसरे वाले पार्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि पहले नागरिकता का ये जो 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम किसी फिर दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आज हम इस नागरिकता के दूसरे वाले पार्ट को कंटिन्यू करें। इससे पहले मैं छात्रों आपसे कहूंगा कि यदि आप मेरे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो आप निश्चित रूप से मेरे पहले पार्ट को आप देख लेंगे, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। क्योंकि मैंने पिछले वाले पार्ट में नागरिकता की स्टार्टिंग की मैंने बातें बताई थी, और मैंने ये बताया था कि भारत के संविधान ने नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस प्रकार का दिया है, और भारत में जो नागरिकता का जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक, उस 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल में कौन कौन सी बातें कही गई है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि जो मैंने आर्टिकल 5 के बारे में बातें बताई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का सिस्टम किस प्रकार का रखा गया है। उसके बाद से मैंने 6 में कहा था कि जब भी कोई पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी। या 7 में मैं जाऊं तो 7 में मैंने बताया था कि अगर कोई इंडिया का पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाकर फिर वापस इंडिया की तरफ आता है तो उसको किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 8 में मैंने कहा था कि अगर कोई बच्चा हिंदुस्तान से बाहर जन्म ले रहा है तो उसको भारत की नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाएगी। और 9 में मैंने बताया था कि अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता हो तो किस प्रकार से उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा मैंने यह भी कहा था कि आर्टिकल 10 में आप जब तक कुछ ऐसा गलत सलत कार्य न करें जिससे हमारे संविधान के प्रति आपकी निष्ठा भंग होती हो तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अन्यथा आप कुछ भी गलत ऐसा करेंगे जो कि संविधान के नियमों का उल्लंघन हो, उस परिस्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त करा सकती है। और मैंने आर्टिकल 11 में इस बात को आपको बताया था कि आर्टिकल 11 के तहत भारतीय संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार हमारे देश के संविधान ने प्रदान किया है। तो संसद ने उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया, और नागरिकता अधिनियम 55 में जो बातें दी गई थी वो बातें उतनी प्रासंगिक नहीं थी, उतना बेहतर नहीं था। लेकिन उस समय के सिचुएशन में वहाँ जो भी लोग थे कानून बनाने वाले हमारे देश के सांसद, उन लोगों ने जैसा उचित समझा उस हिसाब से नागरिकता के सिस्टम को बना दिया। लेकिन आगे चलकर नागरिकता से संबंधित कानून में बहुत तरह के संशोधन किए गए, और ये संशोधन 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, और 2019 में तो इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है, NRC आया, CAA आया, उसके बाद NPI आया, बहुत तरह की बातें आ गई। तो बहुत बड़ा व्यापक बदलाव हुआ था आपको 2019 में। तो जो NRC, NPI या फिर CAA की जो बातें हैं उसकी मैं आपको चर्चा अगली क्लास में करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो का खंड बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज हम संसद के द्वारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया उसके प्रावधानों को हम यहां पर देखेंगे कि संसद ने नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन से बनाए और नागरिकता समाप्त करने के कौन से तरीके बनाए। तो आर्टिकल 11 का उपयोग कर, यानी हम यहां पर लिखेंगे कि अनुच्छेद 11 के प्रयोग से, यानी इसका इस्तेमाल कर प्रयोग से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया।
1955 में बनाया। और जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया, उस नागरिकता अधिनियम में किस प्रकार का सिस्टम दिया गया, आइए उसको देखते हैं। तो क्या सिस्टम दिया गया, तो संसद ने नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बनाए। यानी संसद ने जो कानून बनाया उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके होंगे, 5 तरीके होंगे। किसी भी व्यक्ति को 5 तरीके से भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। और अगर हम कहें कि इसी में कुछ और आगे बातें की गई तो उसमें क्या किया गया, तो ये किया गया कि और नागरिकता समाप्ति के 6 तरीके बनाए। तो एक एक कंसेप्ट पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका बनाया गया है और कौन से सिस्टम दिए गए जिसके तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नागरिकता प्राप्ति के वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, किस आधार पर हम सब भारत के नागरिक हैं, किस आधार पर किसी विदेशी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, किस प्रकार के कानून के तहत अगर कोई बच्चा बाहर जन्म ले रहा है, विदेशों में जन्म ले रहा है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये 5 तरीके जो बनाए गए उसमें आइए सबसे पहले हम चर्चा यही कर लेते हैं, नागरिकता प्राप्ति का तरीका। और ये जो नागरिकता प्राप्ति का तरीका होगा वो किस हिसाब से जानेंगे, 1955 के अधिनियम के अनुसार। आइए हम जाने कि 1955 में कौन सा अधिनियम बनाया गया नागरिकता प्राप्त करने का। जो ये 5 तरीका बनाया गया उसमें सबसे पहले दिया गया जन्म के आधार पर ये नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका बताया गया। संसद ने ये नागरिकता अधिनियम जो 1955 को लाया उसमें इन्होंने संसद ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो मुझे लगता है कि ये एकदम फालतू का कानून बना। संसद ने जो ये कानून बनाया एकदम वाहियात कानून था, इसका कोई औचित्य नहीं था, बिल्कुल बेकार कानून संसद के द्वारा बनाया गया। क्योंकि ये जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात संसद ने किया और इसमें यह कह दिया कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाएगी वो किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी। अब मुझे बताइए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में जो समस्याएं हुई वो क्या समस्याएं हुई, आइए उसको पहले देखते हैं। समस्या देखिए क्या हो गई। चलिए भारत के नागरिक हैं और तब आपके बच्चे भारत में हो रहे हैं तब तो सही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई विदेशी दंपति हमारे देश में घूमने के लिए आया, जैसे मान लेते हैं कि कोई इंग्लैंड का ही यात्री हो और पति पत्नी नवविवाहित जोड़े हैं, भारत पहुंच रहे हैं, किस बात को लेकर कि चलिए भारत का आगरा शहर में जाएंगे और आगरा में जाकर ताजमहल को देखेंगे, प्रेम का प्रतीक है। तो चलिए हम ताजमहल को देखने के लिए आते हैं और मालूम चला कि यहां आने के बाद उस दंपति को कोई बच्चा हो गया। यहां 6, 7 या 8 दिन या 9 दिन या 10 दिन या 1 महीना भारत में किसी कारण से रहना पड़ा और इस रहने के दरमियान ही उसको कोई बच्चा हो गया। तो भारत का संविधान कहता है कि अगर आपका जन्म भारत में हो गया तो आप भारत के नागरिक बन गए। अब सोचिए कितना वाहियात कानून था। इस प्रकार के कानून का कोई मतलब ही नहीं था। ये कानून बनाया गया कि अगर भारत में जन्म हो गया तो आप भारत के नागरिक बन गए। अब रही बात कि ये कमी थी तो इस कमी को आगे चलकर संसद ने ही सुधार किया। और सुधार किस प्रकार से किया, तो देखिए 1955 में नियम बनाया गया और पहली बार जो समस्याएं इसके चलते आने लगी उसके चलते 1986 में संशोधन किया गया। और 1986 में अब क्या कहा गया कि नहीं, आपका जन्म केवल भारत में हो जाएगा तो आप भारत के नागरिक अब नहीं कहलाएंगे। आप तभी कहलाएंगे जब माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तो यहां पर लगा दिया गया क्या, माता
या फिर क्या जी, पिता। माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक होगा तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। चलिए, कुछ सुधार हुआ कि अब थोड़ा सा ये चीजें हो गई कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अब अगर कोई विदेशी दंपति भारत में घूमने के लिए आता है, उसको कोई बच्चा होता है, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय न हो। लेकिन आगे चलकर इसमें भी समस्याएं खड़ी हुई। अब इसमें क्या समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे बताइए, मैं बता रहा हूं कि माता या पिता में से कोई भी एक भारत का होना चाहिए, आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ उसमें, जैसे मान लेते हैं सपोज पाकिस्तान का कोई नागरिक हो। आप जम्मू कश्मीर के बारे में सुने होंगे। जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम था अनुच्छेद 370 समाप्त होने से पहले, वो यही कहता था कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के दूसरे राज्य के लड़कों से शादी नहीं कर सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान के लड़कों से शादी कर सकती है। और यदि वो ऐसा करती है तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। मतलब वो व्यक्ति पाकिस्तान का जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की से शादी कर रहा है, अब वो व्यक्ति पाकिस्तानी भी भारत के जम्मू कश्मीर का नागरिक बन चुका है और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इसका मिसयूज होना कैसे शुरू हुआ? अब होता क्या था कि कोई भी पाकिस्तानी लड़का जम्मू कश्मीर की किसी लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसा लेता था और प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद वो क्या करता था, उसे शादी कर लिया और शादी करने के बाद फिर आगे चलकर तो बच्चा होगा ही होगा और बच्चा हुआ तो फिर वो भारत का नागरिक हो गया। किस आधार पर? इस आधार पर कि उसकी माता जो है वो भारतीय है, भले ही पिता उसका भारतीय नहीं है लेकिन माता तो कम से कम भारतीय है। इस आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये दिक्कत यहां पर हुआ। इससे क्या होने लगा कि कुछ सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान साइड के कुछ लोग जम्मू कश्मीर की लड़कियों से इस प्रकार का टारगेट मतलब लेकर के वो जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी करने लगे और फिर आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में काफी तेजी में बढ़ने लगे। चूंकि वो जब भारत का नागरिक बन जाता था तो भारत में अब उसको आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अब वो आकर भारत में कुछ भी कर सकता था। तो इसका मिसयूज जब होने लगा तो 2003 में एक और नियम बनाया गया। अब 2003 में क्या नियम बनाया गया? तो 2003 में नियम बनाया गया कि नहीं, माता या पिता में से कोई भी एक हो, ये तो है ही, लेकिन माता या पिता में से दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? ये वैलिड होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है पाकिस्तान साइड से जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आए, स्टूडेंट बनकर आए और स्टूडेंट बनकर आकर किसी लड़की को आपने प्रेम प्रसंग में फंसा लिया, फिर उससे शादी कर ली, वो बच्चा हो गया, आप आकर यहाँ पर बाप बन गए। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि आप जब चाहेंगे तब यहाँ पर आकर बाप बन जाएंगे, ये सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये कहा गया कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो दोनों की वैलिडिटी देखी जाएगी कि माता और पिता दोनों का नागरिकता जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छात्र बनकर आए और आकर पिताजी बन जाएं, ये तरीका नहीं है। तो ये देखिए, जन्म के आधार पर जो है कहेंगे कि शुरुआत में बिल्कुल बेकार कानून था, लेकिन समय के साथ इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ और चेंज होने के साथ ही ये एक बढ़िया जो है कानून हमारे देश के लिए बनकर रहेगा। अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नागरिकता का प्राप्ति का तरीका है वंशाधिकार के आधार पर। अब ध्यान से सुनेंगे, ये वंशाधिकार क्या है? वंशाधिकार के आधार पर। अब देखिए इसमें कौन सी बातें थी, जैसे हम लोगों के देश में जो अधिकांश नागरिक हैं उनको नागरिकता वंशाधिकार के आधार पर ही मिली है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि हम सब भारत के नागरिक हैं इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी भारतीय हैं और हमारे पिताजी भारतीय इसलिए है क्योंकि उनके पिताजी भारतीय थे। तो कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि भारत में जो 99% लोग आज हैं वो सब वंशाधिकार के आधार पर ही नागरिक हैं। मतलब अधिकांश नागरिक भारत के वंशाधिकार के आधार पर है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश के जो नागरिक हुए उनका जन्म भारत में होते हुए आ रहा है, तो उनके वंशज भारत के थे तो वो भी भारतीय बन रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसमें थोड़ा सा परेशानी वाली कौन सी बात है, जैसे आप सुने होंगे भारत की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है करीना कपूर और उनका पति है सैफ अली खान। जब इनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद जब इनका बच्चा हुआ तो ये बच्चा इंडिया में न होकर ये बच्चा इंग्लैंड में हुआ। तो जब ये इंग्लैंड में हुआ तो क्या हम उस बच्चे को अब ये कहेंगे कि वो इंग्लैंड का नागरिक हो जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सैफ अली खान और जो करीना कपूर है ये दोनों चूंकि भारतीय है इसलिए उनका पुत्र भी क्या होगा? भारतीय होगा।
लेकिन जब 1955 में एक कानून बनाया गया था 1955 में, तो थोड़ा सा इसमें कुछ कमी कर दी गई थी। और कमी क्या थी? कमी ये किया गया था कि इसमें माना गया था कि जो वंशज जो विदेश में जन्म लेगा या भारत में जन्म लेगा, चाहे वो विदेश में जन्म ले या भारत में जन्म ले, वंश के आधार पर भारत का नागरिक तो बनेगा, लेकिन उनका वंशज माता के आधार पर नहीं गिना जाएगा, बल्कि उनका वंशज पिता के आधार पर गिना जाएगा। यानी जो बच्चा भारत में जन्म लेगा उस बच्चे की नागरिकता बनी रहेगी इंडिया की कि नहीं बनी रहेगी, ये माता पर डिपेंड न करके पिता पर डिपेंड करेगा। यानी वंश पिता से चलेगा, माता से नहीं चलेगा। अब जरा मुझे बताइए कि इस प्रकार का वाहियात जो कानून बनाया गया उससे भी परेशानी हुई कि नहीं। अब ये नियम अगर देखिएगा तो भारत की एक स्टार खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, नाम सुने होंगे आप, टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर है, जिनकी शादी पाकिस्तान के शोएब मलिक से हुई है। अब उनका जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक हुआ कि नहीं। अब मुझे बताइए, जैसे पिता तो आपका हो गया पाकिस्तानी और आपका जो सानिया मिर्जा है वो आपका भारतीय है, वो आज भी भारतीय है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता अभी तक नहीं ली है। तो पिता पाकिस्तानी है और ये नियम कहता है कि वंश जो है वो पिता के आधार पर गिना जाएगा, और पिता का पिता अगर भारतीय होंगे तो उनका बच्चा भी भारत का माना जाएगा। तो इस आधार पर तो सानिया मिर्जा का पुत्र जो है भारत का नागरिक हुआ ही नहीं। इस आधार पर सानिया मिर्जा का जो पुत्र हुआ वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके जो पिता हैं शोएब मलिक वो पाकिस्तान के हैं। और ये कहता है नियम कि पिता अगर भारतीय होंगे तभी उनका वंशज माना जाएगा, तभी वो भारतीय हो पाएंगे। तो बाद में चल के 1992 में एक संशोधन हुआ, और संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि भारत की महिलाओं ने हंगामा कर दिया। और हंगामा स्वाभाविक है भाई, क्योंकि भारत के संविधान जब कहता है कि भारत में महिलाओं को और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया जाएगा, तो जब समानता का अधिकार मिला हुआ है तो किस आधार पर आप महिलाओं से वंशज की तुलना नहीं करेंगे। जबकि सच्चाई यही है कि आज भी जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको तो पिता थोड़ी पाल रहे हैं, माता ही पालती है, माता ही 9 महीने उसको गर्भ के अंदर भी रखती है। तो अब ये माताओं के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा था, तो महिलाएं उस पर केस कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा कि नहीं, जो भी वंश होगा उसकी गणना माता और पिता दोनों से की जाएगी। तो 1992 में क्या हुआ कि माता या फिर क्या पिता दोनों से गणना होगी, पिता दोनों से गणना। लेकिन शुरू में क्या था कि वंश किस आधार पर माना जाएगा, केवल पिता के आधार पर माना जाएगा। तो ये आपको वंशाधिकार के आधार पर है। उसके बाद देखिए तीसरा जो है ये नागरिकता प्राप्ति का तरीका क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। तीसरा जो नागरिकता प्राप्ति का तरीका है उसमें है पंजीकरण के द्वारा, यानी बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। एक तो हो गया बर्थ के आधार पर, एक हो गया नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और अब तीसरा जो आपका हो रहा है वो तीसरा कौन सा बन रहा है, तो ये तीसरा बनेगा पंजीकरण के आधार पर, यानी रजिस्ट्रेशन कराकर भारत के नागरिक बन सकते। तो पंजीकरण में देखिए कौन सी बातें थी। पंजीकरण का मतलब ये हो गया कि आप जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि आप भारत में रजिस्ट्रेशन कराकर और यहां पर कुछ दिनों तक रहते हैं, तो रहने के बाद आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। शुरू में यह नियम केवल जो है 6 महीने का था, उसके बाद से 6 माह से आगे बढ़ाते हुए इसको 5 वर्ष किया गया, और इस समय जो है ये 7 वर्ष कर दिया गया है। यानी आपको जो है भारत में नागरिकता तभी मिलेगी जब आप कितना साल भारत में रहेंगे, तो 7 साल भारत में रहने पर। अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो भारत में आपको 7 साल रहना पड़ेगा, और 7 साल रहने के बाद ही आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के फिर भारत के नागरिक बन जाइए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम ये कहें कि थोड़ा सा इसमें भी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? जैसे सिंपल भाषा में अगर हम देखें, इसको सिंपल भाषा में देखें, तो जो विदेशी लोग हैं उनके लिए नियम बना हुआ है कि भाई आप भारत में आ रहे हैं, भारत में आने के बाद अगर 7 साल आप रह जाते हैं, तो रह जाने के बाद से अब आप भारत में नागरिक बनने के हकदार बन सकते हैं, यानी कि अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें तो इसका भी मिसयूज हो सकता है ना। मिसयूज ऐसे हो सकता है कि आप जो है भारत के नागरिक जो है 7 साल की वैलिडिटी जो है बनाई गई है, उस आधार पर हम भारत में 7 साल निवास कर लेंगे। 7 साल तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेंगे, किस तरह से कोई कार्य कर सकते हैं, उन सारे कार्यों को यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग के तहत करेंगे जिससे भारत को समस्याएं आगे चलकर कर दें। जैसे हम 7 साल तक क्या करेंगे, भाई 7 साल तक रहना हमको मजबूरी है,
तो चलो 7 साल तक हम यहाँ पर आतंकवादी बनने का ट्रेनिंग लेते रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये सही नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई 7 साल भारत में रहेंगे तो भारत की नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी सरकार पर यह डिपेंड करता है कि वो आपको नागरिकता दें या ना दें। इसके बाद भी हम कहेंगे इसके बाद भी सरकार पर निर्भर। और ये सच्चाई है भाई, यही सच्चाई है। क्योंकि मुझे एक बात बता दीजिए कि आप जो है केवल जो है 7 साल भारत में रहकर और भारत के नागरिक बन जाते हैं, तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। जैसे मान लेते हैं कि हम सिंपल भाषा में कहें कि ग्रेजुएशन कर लिए, तो ग्रेजुएशन करने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि अब आप सरकारी नौकरी ले लीजिए। अब आप कल से कहेंगे कि भाई हम ग्रेजुएशन कर लिए, हमको एएसएम बना दीजिए, गुड्स गार्ड बना दीजिए, ऐसा तो कुछ आप कहेंगे नहीं। क्योंकि वो एक क्राइटेरिया हुआ कि भाई आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ये थोड़ी कह रहा है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आप नौकरी भी आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बात है, 7 साल आप रहें, उसके बाद भी आपका टर्म एंड कंडीशन देखा जाएगा कि आपका जो भी कार्य 7 साल के अंदर देश में रहा है वो अच्छा रहा है कि नहीं रहा है। आप 7 साल में यहाँ पर आते हैं, किसी भारतीय लड़की से शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद यहाँ पे बस जाते हैं, फिर 7 साल तक हम इंतजार करते हैं, और इंतजार करने के बाद अब जाकर आप भारत के नागरिक जो है बनते हैं। तो बनेंगे कब? जब सरकार आपको ऐसा करने देगी। तो इसके लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही है या नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एक देशीकरण। देशीयकरण, ये देशीयकरण क्या है? तो इसमें सुनिएगा, इसमें जो बातें दी गई है उसमें दिया गया है कि आप विदेशी हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भारत से आपको बहुत प्रेम है और आप चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बने, तो भाई बनो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के नागरिक बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन आपके पास कोई कला होनी चाहिए या फिर साइंटिस्ट वगैरह होने चाहिए, तब जाकर भी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा तो है, अगर आपके पास कोई कला है तो भाई अपनी कला को लेकर भारत में हो, हम आपको नागरिक बनाएंगे। अब आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं तो हम थोड़ी सोचेंगे कि भारत के नागरिक नहीं बनो भाई। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आओ, इंडिया में आपका स्वागत है, ऐसे लोगों का तो हम स्वागत करेंगे ही। तो कला हो या विज्ञान हो, एक ये शर्त है। या हम कहेंगे कि कोई भी एक भारतीय भाषा, 22 जो भाषाएं हमारे देश में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उसमें एक भारतीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और इसके बाद भी आपको भारत में 10 साल तक निवास करना पड़ेगा। यदि आप 10 साल तक निवास कर लेते हैं तो आपको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कला और विज्ञान के क्षेत्र में आपका बहुत ज़्यादा ख्याति है, तो चलो भाई ख्याति है तो आप आ जाओ, और भारत की किसी एक भाषा को जान रहे हैं आप, सीख लिए, तो आपको भारत की परिस्थिति में ढलने में तो कुछ समय लगेगा ना भाई। भारत की बारे में जानना है आपको, भारत से प्रेम है, तो ये प्रेम आप अपना उजागर कीजिए। 10 साल के बीच अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर दिखाइए कि भाई हम देश के अंदर जो है एक साइंटिस्ट बनकर आए हैं, तो देश के लिए हम कुछ कर भी रहे हैं। या हमारे अंदर एक कला है तो भारत का नाम जो है हम आगे कर रहे हैं। और भारतीय भाषाओं का आपके पास ज्ञान है, अच्छा खासा आप कुछ बोल लेते हैं, अच्छा खासा चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर आप 10 साल तक रहें, आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये साइंटिस्टों के लिए ये कहे जाएंगे कि बनाया गया है, कलाकारों के लिए बनाया गया है। जैसे एक अदनान समी को ले लीजिएगा। अदनान समी हमारे देश के नहीं है, पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन भारत में काफ़ी लंबे समय से वो रह रहे हैं, और रहने के बाद उनके पास जो देखिए कितने बड़ा कला है। साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़े कलाकार हैं भारत के। तो वो भारत में आए, भारत में उनकी भाषाओं का उनको ज्ञान भी अब हो चुका है, तो काफ़ी लंबे समय रहते तो ज्ञान तो होगा ही होगा। और उसके बाद से 10 साल उनका रहते हुए हो भी गया तो उन्होंने फिर भारत की नागरिकता को भी ले लिया है। तो ये देशीयकरण से इस प्रकार की नागरिकता मिलती है। और एक होता है आपको अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग का मतलब हो गया कि यदि कोई क्षेत्र अपने देश में मिला लिया गया, कोई भी क्षेत्र हो जो अपने देश में मिला लिया गया, तो वहाँ के लिए कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। अगर जैसे मान लेते हैं किसी दूसरे क्षेत्र को हम अपने कब्जे में लेकर उसको भारत के अंतर्गत कर लिए, तो उसके लिए हमको किसी तरह की नागरिकता को देने का मतलब नहीं बनता है। जो जैसे ही वो भूखंड अपने देश में शामिल होगा, शामिल होने के साथ ही भारत के नागरिक वो बन जाएंगे। उस क्षेत्र के जो भी निवासी होंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे अगर देखिएगा
तो आपको पता है कि 1975 में सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था, ये सिक्किम। उसके पहले वो भारत राज्य में नहीं था, वो एक आपको कहेंगे पूरी तरह से राजतंत्र चल रहा था वहाँ पर। लेकिन बाद में एक जनमत सर्वेक्षण के बाद वहाँ के लोगों ने विचार किया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जब वो भारत में शामिल हो गया तो भारत में शामिल होने के साथ ही सिक्किम के सारे लोग हमारे देश के नागरिक बन गए। अब उसके लिए हमको कुछ अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने नागरिकता के ये 5 तरीकों को देखा कि किस प्रकार से हमें नागरिकता मिल सकती है। अब आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे नागरिकता को छीनी जा सकती है। उसको मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा और उसको आपको इच्छा करे तो आप उसको लिख भी लेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या आगे चलकर न होने पाए। चलिए मैं बता दूं कि नागरिकता समाप्ति के जो 6 तरीके हैं वो 6 तरीके आपको कौन कौन से हैं। नागरिकता समाप्ति के तरीके, नागरिकता समाप्ति के तरीके, समाप्ति के तरीके। देखिए नागरिकता समाप्ति के तरीके कौन कौन से हैं। कपट युद्ध, इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। कपट युद्ध, निष्ठा, भारत, महिला पंजीकरण, महिला पंजीकरण, ये आपको नागरिकता समाप्त होने का तरीका है। देखिए 6 तरीके कौन कौन से दिए गए। कपट, यदि आपने भारत की नागरिकता को धोखे से लिया है, जो आपको मैंने अभी तक नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को बताया उनमें से आप किसी भी तरीके को अनलीगल तरीके से अर्जित किए और तब भारत के नागरिक बनते हैं, बाद में जब इसका पता चलता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि नागरिकता जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये विभाग, तो नागरिकता आपकी समाप्त कर ली जाएगी अगर आपने कपट से या धोखे से भारत की नागरिकता ली है। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, युद्ध। आप युद्ध के मैदान में भारत के लिए जाते हैं और जाने के बाद आप दुश्मन देश के लोगों के साथ मिल जाते हैं और भारतीयों के ऊपर ही गोलीबारी करने लगते हैं या भारत की खुफिया जानकारी को दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं, तो आप देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे। उस आधार पर भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद है निष्ठा। भारतीय संविधान जो कह रहा है उस संविधान के नियमों का यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान के नियमों का यदि आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस आधार पर भी भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। और इसमें क्या है भारत के साथ कि भारत से बाहर बिना सूचना के लगातार 7 वर्ष रहने पर, है ना। जैसे विदेश में जो लोग जाते हैं उनके लिए एक सूचना का माध्यम होता है आपको ये पासपोर्ट है, या उस देश में अगर आपको बुलाया जाता है तो वहाँ के लिए एक वैलिड चीज़ें हो गई वीज़ा, कि आपको अब देश के अंदर एंट्री करने का अधिकार दिया जाता है, आपको वीज़ा दिया जाता है। लेकिन हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे व्यक्ति के लिए एक पासपोर्ट जारी करते हैं। तो एक पासपोर्ट क्या हो गया, भारत सरकार का एक दस्तावेज हुआ जो ये प्रमाणित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर आप भारत के अंदर कुछ गलत करके एक भगोड़े की तरह भारत से बाहर भाग जाते हैं और भारत से बाहर भागकर लगातार भारत को बिना सूचना दिए 7 वर्ष तक वहां पर स्टे कर जाते हैं, रह जाते हैं, तो फिर आपको भारत की नागरिकताएं समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए महिला के साथ क्या है। भारतीय महिला का विदेशी पुरुष से शादी करने पर, विदेशी पुरुष से शादी करने पर, अब देखिए कोई महिला विदेशी लड़के से शादी कर ले तो सीधी सी बात है कि वो अपने देश को छोड़कर उस देश में चली जाएगी। अब जब उस देश में चली गई तो फिर अब इस देश में उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि देश के नागरिक रहे, और जाकर वो महिला अगर वहाँ की नागरिकता को ले लेती है तो फिर उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सानिया मिर्जा पे नियम लागू नहीं होगा क्योंकि सानिया मिर्जा शादी तो की है बट उसने पाकिस्तान की नागरिकता को लिया ही नहीं है, इसलिए उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता को ले लिया होता तो आपको बताया ना कि आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो फिर समाप्त करने की आवश्यकता ही पड़ती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। उसके बाद है पंजीकरण, कि मान लेते हैं कि आपको भारत में पंजीकरण के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है कि आपको भारत में आकर 7 साल स्टे करना पड़ेगा और 7 साल के बाद आपको जो है रहने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए।
रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन मतलब नागरिकता मिलने के बाद, अब आपको नागरिकता मिल गया और नागरिकता मिलने के बाद 5 वर्ष के अंदर गलत कार्य करने पर यदि लगातार 2 वर्ष की सजा हो जाए तो नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप 7 साल भारत में रह गए, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन भी कर दिए, भारत के नागरिक भी आपको बना दिया गया और नागरिक बनने के बाद आपने 5 साल के अंदर ही, नागरिक बन जाने के बाद भी आपको 5 साल तक अपने रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया 5 साल के अंदर और उसके लिए आपको 2 साल की सजा दे दी गई लगातार, तो उस परिस्थिति में भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये रहा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका और नागरिकता को समाप्त करने का तरीका। चलिए हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, फिर नागरिकता के अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आपको CAA पर, NRC पर, NPI पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार की स्थितियों को लेकर भारत में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, क्या इसकी वास्तविकताएं हैं, भारत सरकार इसमें क्या करना चाहती थी, यहाँ के लोगों की क्या मंशाएं थी और किस किस प्रकार के इसमें नियम लाए गए थे। तो फिर मिलते हैं, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।